दोस्तों गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से मेरे साथ परीक्षा दृष्टिकोण के इस यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल में विशेष रूप से आप लोगों के सवालों को जवाब देने के लिए आज हम आए हैं कि छात्रावास अधीक्षक पोस्ट, आप सभी जानते हैं कि छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट आ चुकी है। 1 मार्च से इसका फॉर्म फिलअप होना चालू हो गया है। 31 मार्च तक फॉर्म फिल होंगे और साथ ही साथ इसके आधार पे 300 पदों के लिए परीक्षा आई है। चूंकि इसका इंतजार बहुत लंबे समय से था और इसकी योग्यता इस प्रकार रखी गई है कि अधिकांशतः मतलब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हैं इस के लिए पात्र हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि आप लोगों के जो डाउट, आप लोगों के जो सवाल हैं इस परीक्षा से रिलेटेड, उसे हम लेते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों के मन में कोई शंका न रहे इस पद को लेके, इसकी तैयारी को लेके। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरे पास आया था कि सर मेरे पास एक ही डिग्री है बीटेक की, तो मैं एलिजिबल हूं कि नहीं। ये पूछ रहे हैं कि उनके पास केवल एक डिग्री है। डिग्री किसकी है? बीटेक की है। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का पद है, जो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा लिया जाता है, श्रेणी द का पद है, यह पे मैट्रिक्स लेवल 6 का पद है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 का पद है। इसके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता कितनी है? 12वीं की है। अर्थात आपको न्यूनतम 12वीं पास होना है। आपने स्नातक किसी भी विषय में किया हो, इससे उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहे आप बीटेक करा हो, आपने बीकॉम किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, आपने कोई भी किया हो, न्यूनतम आपकी योग्यता कितनी हो चाहिए? 12वीं होनी चाहिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए। और इसके साथ एक क्लॉज इसमें जुड़ा हुआ है। यह क्लॉज ये है कि आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। छात्रावास अधीक्षक का पद ये कहता है कि कंप्यूटर का आपके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आप लोग ऑनलाइन फॉर्म में जा रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में एक बात आ रही है कि क्या आप कंप्यूटर प्रशिक्षित हैं, और जब तक आप उसे यस करते हैं तभी वो फॉर्म आगे फिल होता है। आप नो कर देते हैं तो फॉर्म आगे फिल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षित होने का मतलब है क्या आपको कंप्यूटर का ज्ञान है। क्योंकि अभी तक जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द हैं उसमें भी जो वैकेंसी आई थी उसमें कहीं भी छात्रावास अधीक्षक को डिग्री होना अनिवार्य नहीं है, कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। और उस ज्ञान के लिए ही वह एक ऐसा परीक्षा ले रहा है कंप्यूटर का 30 अंक का, जिसमें न्यूनतम अनिवार्य अंक लिखा है 50% अनिवार्य रूप से पाना है। अर्थात 30 अंक का जो होगा, 30 प्रश्न जो आएंगे, 15 नंबर आपको मिनिमम इसमें पाना है। आप 15 से कम पाएंगे तो आप मेरिट में आपका स्थान नहीं रहेगा। आपके बाकी विषय, बाकी पार्ट्स के जो नंबर हैं, भाग ब के जो नंबर हैं, उसका कोई भी मतलब, कोई भी उद्देश्य नहीं रहेगा। तो याद रखिए, न्यूनतम योग्यता है 12वीं की और कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान के लिए वो एग्जाम ले रहा है। एग्जाम में 30 अंक के पेपर हैं, 30 में से 50% पाना कंपलसरी है। 50% न्यूनतम सभी को 50% पाना कंपलसरी है, ये याद रखिएगा। तो इस सवाल का बस लगभग मैंने जवाब दे दिया है कि बीटेक डिग्री हो, बीकॉम डिग्री, कोई भी डिग्री हो, पात्र हैं इसके लिए। न्यूनतम 12वीं जो भी पास हैं वो इस एग्जाम के लिए पात्र हैं। 12 बेस का एग्जाम है ये। इसके बाद अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सर कंप्यूटर की संपूर्ण तैयारी कौन कौन से सोर्स से किए थे आप? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब छात्रावास अधीक्षक की भर्ती परीक्षा 2015 में आयोजित हुई थी, उस समय कंप्यूटर 50 मार्क्स के आते थे। उस समय कंप्यूटर था 50 मार्क्स का और कुल पेपर होता था 150 अंकों का। तो कुल 50 में मेरे उस समय 48 मार्क्स आए थे छात्रावास अधीक्षक के कंप्यूटर की परीक्षा में। तो ये आप पूछ रहे हैं कि संपूर्ण तैयारी कौन कौन से सोर्स से किए थे आप? तो इसके पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था, इसके पहले जो मैंने बुक रिलेटेड स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था नए यूजर्स के लिए, नए लोगों के लिए, उससे मैंने स्पष्ट रूप से मेंशन किया था कि मैंने परीक्षा मंथन का जो बुक है उसकी स्टडी की थी। दोस्तों मार्केट में कई सारे कंप्यूटर के बुक्स हैं, तो मैंने जो बुक पढ़ी थी वो परीक्षा मंथन का बुक था। परीक्षा मंथन कंप्यूटर का बुक था, मैंने उसे पढ़ा था। और साथ ही साथ मैंने प्रश्न बैंक भी सॉल्व किया था। उस समय किरण प्रकाशन का प्रश्न बैंक आता था। क्योंकि उस समय हम लोग बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे थे, तो किरण प्रकाशन का प्रश्न बैंक होता है। इस किरण प्रकाशन के प्रश्न बैंक को हमने दिया था और पूरे कंप्यूटर, इसमें क्या होता है दोस्तों, किरण प्रकाशन के प्रश्न बैंक में जितने भी बैंक पीओ हैं, एसएससी है और आपका आईबीपीएस, आरआर, आईबीपीएस क्लर्क है, इससे रिलेटेड जो भी कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न टॉपिक वाइज इस बुक में क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। तो इस टॉपिक से उस एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए, ये आपके लिए जरूरी है। और तीसरा मैं आप लोग को चूंकि अब बताना चाहूँगा, जो कि छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा 2015 और 2016 में ही हुई है।
इसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 6 सालों और 23 भी, मतलब 7 सालों से ये परीक्षा नहीं आयोजित हुई है। तो 7 सालों से पहले अगर आप देखेंगे, जो पुराने पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें क्वेश्चन पुराने उस समय के हिसाब से हैं। इसलिए आपको एक एमसीक्यू बुक सॉल्व करना जरूरी है कि इतने वर्षों में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो लेवल चेंज हुए हैं वो आपको करना जरूरी है। तो आप एक एमसीक्यू जरूर लीजिए, जरूर सॉल्व कीजिए, वो मस्ट है एमसीक्यू सॉल्व करना आपके लिए। और परीक्षा मंथन की बुक है, अगर आपको परीक्षा मंथन, आप कोई भी टेक्स्ट बुक ले लीजिए, मैं टेक्स्ट बुक में कोई आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि आप सिर्फ परीक्षा मंथन ही पढ़िए, आप कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की हो आप पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके जो कंप्यूटर में आने के जो कंप्यूटर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा बनेंगे। इसके साथ ही साथ आप एक नोटिस करेंगे, हमारे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब आदि की जानकारी। ये सिलेबस उस समय था। अब आप सोचिएगा कि मैंने एक चीज़ लिखी है, करंट रिलेटेड नवीन समाचार। अब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी एआई, आप सभी जानते हैं कि एआई रिलेटेड चीज़ें, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ी हैं। जैसे एआई रिलेटेड चैट जीपीटी एक प्लेटफॉर्म टूल आया है। किसने बनाया है इसे? ओपन एआई ने बनाया है। ओपन एआई ने अभी रिसेंटली एक और ऑनलाइन टूल जनरेट किया जिसका नाम सोरा है। चैट जीपीटी ओपन एआई के कौन है? सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के खुद का एक माइक्रोसॉफ्ट, चूंकि चैट जीपीटी में उन्होंने क्या किया है, अपना टाई अप किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट का लेकिन खुद का एक स्कीम आया है जिसको को पायलट के नाम से वो भी लॉन्च कर रहा है। जो जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं, सिस्टम आ रहे हैं, उसमें को पायलट के नाम से उसने अपना एआई दिया है। उसी प्रकार से गूगल का अपना एआई आया है। गूगल के एआई पहले नाम था ब्राड था, अब इसका नाम चेंज करके जेमिनी किया गया है। तो ये सभी देखिए, ये आपके सिलेबस में कहीं नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर से रिलेटेड नई जानकारियां हैं और आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सभी नई जानकारियों को जानना जरूरी है। तो जरूरी नहीं है आप किसी एक बुक तक सीमित रहें, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो समसामयिकी है, जो क्वेश्चंस हैं, जो सवाल है, उनकी भी जानकारी होना जरूरी है। तो ये इन 3 चीज़ों को आपको पढ़ना है। परीक्षा मंथन जैसे ही कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़नी है आपको, क्वेश्चन बैंक पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ करंट रिलेटेड जो भी नए समाचार कंप्यूटर रिलेटेड जो भी हो रहे हैं वो भी आपको करने हैं। मैं अपने YouTube चैनल पे इन चीज़ों को कवर अप करता जाऊंगा, धीरे धीरे इन्हें कवर करता रहूंगा और नौ एडवांसमेंट जो चीज़ें आई हैं उन्हें बताऊँ। जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक है इंटरनेट का उपयोग, उसमें लिखा है विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी। आप देख रहे हैं नित्य नवीन वेबसाइट शासन के द्वारा क्या हो रहा है, जोड़े जा रहे हैं, नए पोर्टल्स बन रहे हैं, नए आपके ऐप्स बन रहे हैं। तो इनकी जानकारी भी आपको एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। सिलेबस में जरूरी नहीं हर चीज़ें लिखी हुई हों, आउट ऑफ द सिलेबस भी आपको जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है उनके बारे में जानना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर 50 में से 48 कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, कोई भी नामुमकिन नहीं है। आप 30 में 30 ला सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा है जिसमें कोई आपको ज़्यादा घुमा नहीं सकता। कंप्यूटर में आपको कोई ज़्यादा आपको चेंज नहीं कर सकता। वो एक साइंस है और बाकी के साइंस जैसा जो उसकी टेक्नोलॉजी है उसे आपको बस समझना है। उस टेक्नोलॉजी को आप समझ गए तो आप उससे रिलेटेड कोई भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से पुराने सवाल में मैंने आपको जवाब दिया है कैसे कर ला सकते हैं। तो परीक्षा मंथन है, प्रश्न बैंक है, करंट रिलेटेड नवीन समाचार है और प्रैक्टिस और रुचि, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरी रुचि, प्रैक्टिस तो नहीं कहूँगा, मेरी रुचि कंप्यूटर में समय शुरू से है। मैं हूँ एक बायोलॉजी ग्रेजुएट, मैंने बी फार्मा किया हुआ है, लेकिन जो मेरी रुचि है वो कंप्यूटर में शुरू से है। और इस रुचि के कारण जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, आज भी मैं उन्हें गैदर करता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनके बारे में सीखता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ। चूँकि मेरी रुचि है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी नई नवीन चीज़ें हैं आप इन्हें जानते जाइए, तो डेफिनेटली आप पूरे फुल मार्क्स ला सकते हैं कंप्यूटर के टॉपिक पे। कंप्यूटर एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं, तो इसमें आप निश्चिंत रहिए, जरूर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सर अभी के हिसाब से कंप्यूटर में कहाँ से पढ़ना सही होगा? अभी के हिसाब से, पुराना क्वेश्चन अभी मैंने रिपीट किया है पूरा। अभी के हिसाब से क्वेश्चन बैंक, अभी के हिसाब से परीक्षा की टेक्स्ट बुक तो करना ही है। क्वेश्चन बैंक मस्ट है मैम, क्वेश्चन बैंक जी मैम ने पूछा था मुझसे, क्वेश्चन बैंक मस्ट है। क्योंकि वो क्वेश्चन बैंक जो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट जो है क्वेश्चंस जो हैं दिला सकें, ये आपके लिए जरूरी है। इसके लिए मैं एक चीज़ और बोला था मैंने उस वीडियो में कि टेक्स्ट बुक
नाम का ऐप है। इस ऐप में जाइए, फ्री में आपको पर डे 10 क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर रिलेटेड। कंप्यूटर के 10 एमसीक्यू, लेटेस्ट एमसीक्यू मिलेंगे आपको, क्योंकि आप छात्रावास अधीक्षक का पुराना पेपर उठाएंगे या व्यापम में विगत दिनों से कोई ऐसे एग्जाम नहीं हुए जिससे कंप्यूटर के एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो टेक्स्ट बुक से आप जो आईबीपीएस है और जो बैंकिंग पी होते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड कंप्यूटर क्वेश्चन हम करते जाएंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल में भी चीज़ें डलती रहेंगी। तो पढ़ना आपको वही चीज़ें हैं, लेकिन बस आपको करंट रिलेटेड समाचार, प्रैक्टिस और क्वेश्चन बैंक के मस्ट है। क्वेश्चन बनाना कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेली 50 से 100 क्वेश्चन रोज बनाइए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर में बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सर, कंप्यूटर में थ्योरी के लिए परीक्षा बंधन की बुक काफ़ी है क्या, और हमें एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए या सिलेबस के बाहर के टॉपिक भी पढ़ने पड़ेंगे? चूंकि इस क्वेश्चन के लिए मैंने शुरू के 2 चीज़ें आपको बता दी हैं कि बुक्स में मैटर नहीं कर रहा है बुक्स क्या आप पढ़े हैं। ये बुक्स अच्छी है, मैंने आपको बताया है, और क्वेश्चन आपको करना ही है। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए या सिलेबस के बाहर पढ़ना चाहिए, तो सिलेबस के बाहर भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। करंट रिलेटेड अगर मान लीजिए अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर चल रहा है, 5th जनरेशन है, जिसमें एआई आ चुका है, एआई आ चुके, तो एआई के डिफरेंट टूल्स हो गए, एआई के लिए डिफरेंट कंपनी हो गई। जैसे हमने पूरा अभी बात किया, ओपन एआई हो गया, इस कंपनी, हो सकता है आपको इस एग्जाम में पूछ दे कि चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। चैट जीपीटी किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? चैट जीपीटी की 2 वर्सन है दोस्तों, 3.5 और 4.0। 3.5 अभी फ्री वर्सन है, 4.0 अभी पेड वर्सन है। तो उसके बाद गूगल जेमिनी के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि अभी क्या कंट्रोवर्सी हुई गूगल जेमिनी में। गूगल जेमिनी में टेक्स्ट टू फोटो फीचर है। टेक्स्ट टू फोटो, आप टेक्स्ट लिखेंगे उससे रिलेटेड फोटो आ जाएगा। इसी फीचर को किसने लॉन्च किया? ओपन एआई ने भी अभी डेवलपर्स के लिए दिया है। उसने एक एडवांस लेवल पे गया है जिसे टेक्स्ट टू वीडियो कहते हैं, कि आप टेक्स्ट लिखेंगे और वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो वेब ऐप बना है इसका नाम सोरा है। इसका नाम क्या है? सोरा है। तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं सिलेबस से बाहर हैं लेकिन रिलेटेड हैं, अनरिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये सभी सिलेबस से रिलेटेड है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सिलेबस में लिखा है कि सर्च इंजन की जानकारी, एक छोटा सा टॉपिक है सर्च इंजन। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन का नाम है बिंग। अभी इन्होंने एआई के साथ अपने सर्च इंजन में किसको इंट्रोड्यूस किया? कोपायलट को। तो आपको पूछ दिया कि को पायलट फीचर कौन सी कंपनी की सर्च इंजन में इंक्लूड होता है, तो आपको बताना याद रखना पड़ेगा कि वो बिंग में है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड कंप्यूटर में, चूंकि कंप्यूटर क्या है, टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होना संभव है, अपग्रेड होगा ही होगा, तो उस अपग्रेडेशन की भी जानकारी आपको होना पड़ेगा। जरूरी नहीं आपका सिलेबस 5 साल पहले का लिखा हो, 6 साल पहले का लिखा हो, लेकिन लेटेस्ट एडवांसमेंट के बारे में जानना आपको क्या है, जरूरी है। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सर, सीजीजीएस में हिस्ट्री बस पढ़ना है, तो चलिए सीजीजीएस में आपको ऐसा कहीं नहीं लिखा है सिलेबस में कि आपको केवल हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस में देखिएगा छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी 5 सवाल उसमें से लेगा। संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, केवल इतना टॉपिक आपको लिखा है। तो केवल और केवल इसका यह नहीं कि आप हिस्ट्री भी पढ़ें। अब आपको व्यक्तित्व मान लीजिए बोल रहा है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री से रिलेटेड व्यक्तित्व आ रहा है, और उस रिलेटेड व्यक्तित्व को मान लीजिए अभी नियरेस्ट में कोई अवार्ड मिला होगा, तो ये सारी चीज़ें तो आपकी करंट अफेयर्स में इंक्लूड हो गई। तो यकीनन आप अपनी तैयारी को 2 से 3 स्तर पे कीजिए। पहला लेवल वह रखिए कि जब आप जो सिलेबस में लिखा है उसे आप शब्दशः कर लीजिए। पहला आप क्या करेंगे, पहला लेवल क्या करेंगे, जो सिलेबस में लिखा है उसे पॉइंट टू पॉइंट कर लीजिए। आप वहाँ पे आत्मविश्वास आ गया कि हाँ, सिलेबस में जो चीज़ें रखी हैं वो मैंने पॉइंट टू पॉइंट कर ली हैं, और मेरे पास टाइम बचा हुआ है और इस टाइम में मैं और भी चीज़ें अब पढ़ सकता हूँ। तो अब आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सिलेबस से बाहर जाइए और जो करंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप एकदम ज़्यादा छत्तीसगढ़ के जीएस को एक्सपेंड कर दीजिए। देखिए 5 मार्क्स का सवाल है, 5 मार्क्स के लिए आएंगे, 5 मार्क्स में 5 मार्क्स की ही मेहनत कीजिए। मेहनत उसमें ज़्यादा कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा से मिलने के चांसेस हैं। तो ठीक है, आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो 5 मार्क्स के लिए आप 500 पन्ने की बुक्स मत पढ़िए। लेकिन अगर आपने 500 पन्नों की बुक पढ़ी हुई है, आपने हरिराम पटेल पढ़ा हुआ है
आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री आपने पढ़ चुका है, तो ये आपको एडवांटेज है। कंपटीशन की फील्ड में यही है कि आपको सिलेबस से चिपके नहीं रहना है, आप कितना ज़्यादा जानते हैं वो निर्भर करता है, लेकिन ये टाइम पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे तैयारी, आप अभी तैयारी चालू कर रहे हैं तो आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी बुक छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़े हुए हैं पहले से तो अभी आप पहले सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कवर कीजिए। बाकी आपका ज्ञान है, 1 या 2 नंबर की जो भिन्नता होती है सिलेक्शन नहीं होने में और होने में, यही एक कंपटीशन एग्जाम का हार्ड ट्रूथ है कि वो 1 या 2 नंबर आपके पुराने ज्ञान पर निर्भर निर्भर करता है, आप कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। तो अभी की स्थिति में तो आप पहले सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कवर कीजिए और समय के से रिलेटेड अपनी हिस्ट्री को क्या करने लगिए, पढ़ने लगिए। आगे चलते हैं। इसमें कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें, इसका आंसर हमने पहले इस वीडियो की स्टार्टिंग में दे दिया गया है। कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर की तैयारी के लिए एक कंप्लीट गाइड मैंने पहले भी और भी बनाऊंगा जो आपको पूरा कंप्यूटर के बारे में बताएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के पहले हमने पूरा डिटेल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें और जीएस के लिए डीप पढ़ना होता है क्या, इसका भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। अगर हाँ जीएस की आप बात करेंगे दोस्तों, तो इंडिया जीएस का जो पोर्शन इसमें डला हुआ है वो देखिए, जीएस एक ऐसा है, जीएस आपस में स्वयं में सागर है। जीएस क्या है, स्वयं में सागर है। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और आप पहली बार चीजें कर रहे हैं तो पहली बार में आपको गो थ्रू करना है सिलेबस से। गो थ्रू करने का मतलब, कहने का मतलब है जो जैसे इस साल सीजीपीएससी प्री का पेपर इस लेवल का आया था कि अपेक्षाकृत सरल था। तो इसमें क्या था, अगर आप नॉर्मल एकदम बेसिक चीजें भी पढ़े हैं तो आपसे कुछ सवाल जो बेसिक सवाल थे वो सबसे बने हैं। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहते हैं, तो 90% लोग बोलेंगे सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। या महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जो सबको पता होना चाहिए। तो पहले आप अपने जीएस, अगर अभी आप तैयारी नहीं किए हैं तो पहले आप अपने जीएस को इस लेवल पे लाइए कि आपको ये सभी बेसिक चीजें तो जरूर पता हों। और एक बार आप बेसिक चीजों को समझ लिए हैं तो फिर धीरे से सिलेबस के अनुसार डीप जाना चालू कीजिए। आप पहले ही बार में डीप जाके अपने समय को ना गंवाइए, पहले पूरा एक गो थ्रू कर लीजिए और उसके बाद आप डीप जाइए अगर आप एडवांस में। और ये डीप जाने की चूंकि पद कम है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट तो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनका जीएस तो ऑलरेडी इस लेवल में है कि वो इस एग्जाम के जीएस के लिए उन्हें अलग से पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसके बारे में मैं कल वीडियो पोस्ट करूंगा कि किस प्रकार से जिनकी तैयारी ऑलरेडी जो सीजी व्यापम और सीजीपीएससी की लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से मतलब विगत 1-2-3 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 1-2 प्री दिला लिया है, मेंस लिख रहे हैं, इनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए छात्रा शिक्षा के लिए, ये मैं कल आप लोगों से डिस्कस जरूर करूंगा। तो डीप और कंप्यूटर से जो आंसर है वो मैंने पहले दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर कंप्यूटर का परीक्षा मंथन और युग कॉम्पिटिशन टाइम से एमसीक्यू लगाने से हो जाएगा, जवाब मैंने आपको पहले दे दिया है। सर एडवांस मैथ्स को कहाँ से पढ़ें, एडवांस मैथ्स किस लेवल तक आते हैं। दोस्तों मैथ्स में आप जाएंगे, जैसे छात्रा शिक्षा के मैथ्स के सिलेबस में हम जाते हैं, तो मैथ्स के सिलेबस में आप देखेंगे कि कितने 25 नंबर का आपका लगभग मैथ्स है। यहाँ पे मैथ्स के सिलेबस में जाता हूँ, 25 अंक का मैथ्स है। मैथ्स के सिलेबस को जो आप थोड़े ध्यान से देखेंगे तो उसमें लेवल तो 10th का ही है। लेवल किसका है, 10th का ही है और बेसिक है, एकदम बेसिक सिलेबस है। और चूंकि आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, व्यापम जो सीजी व्यापम है दोस्तों, ये अपना लेवल कभी भी अचानक से रेज कर देता है और कभी भी लेवल डाउन हो जाता है इसमें। तो आपके लिए मैं यही कहूंगा कि जितने प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस सीजी व्यापम में पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइजर बना लीजिए। हरिराम पटेल जी की बुक आई है मार्केट पे मैथ्स के लिए, आप उस बुक को, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लीजिए। ये ही लेवल है। लेवल तो आपका सिलेबस तो आपके 10th के लेवल का है, क्वेश्चंस भी आपको 10th के लेवल के रहेंगे। और चूंकि आप व्यापम में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस इतना आपके पास सफिशिएंट होता है कि अगर आराम से भी मैथ्स को बनाना चाहें तो मैथ्स कर लेंगे, मैथ्स से डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट है आप कि किस लेवल तक मैथ्स जाना है।
किस लेवल तक जाना है, क्या करना है। तो ये चीज़ें मेन आप क्या है इसमें से कर सकते हैं। किस लेवल तक जाना है तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चालू कर दीजिए। आपको लेवल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किस लेवल पे व्यापम जाता है और किस लेवल पे आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मुझे ये डाउट है, ये डाउट लिखा है उन्होंने कि आपका वर्क टाइम कितना रहता है और आपको अदर एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है ना। जी दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक का वर्क टाइम कितना होता है, क्योंकि चलिए वर्क टाइम से पहले एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। इसके पहले एक भाई ने क्वेश्चन किया हुआ था, उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा। सर एक और सवाल है कि वार्डन बनने के बाद हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। आ, एक सेकेंड एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है कि क्या हॉस्टल वार्डन बनने के बाद हॉस्टल में ही रहना पड़ता है दिन भर और महीनों तक? क्या ये सचिन दिन भर और महीनों तक की बात नहीं है दोस्तों। हाँ, हमारा जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट होता है, आपको लोगों को एक चीज़ करेक्ट करूंगा, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हमारा पद है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट अधीक्षक हैं आप यहाँ पे। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हमारा पोस्ट होता है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बनने के बाद हॉस्टल में डेफिनेटली, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बनने के बाद जब आपकी 10 श्रेणी के हॉस्टल में आप पोस्टिंग हो रही है, आपकी 10 श्रेणी मतलब कक्षा 6वीं से लेके 10वीं तक के बच्चे इस संस्था पे रहते हैं। और आपका कार्य ही क्या है, इन बच्चों को देख रेख करना, सुपरविजन, सुपरविजन देख रेख, इनकी समस्याएं, इनकी शैक्षणिक रूप से, और साथ ही साथ इनको कोई शैक्षणिक रूप से ये मत समझिएगा, बच्चे अपने स्कूलों में जाते हैं, अपने स्कूलों में अध्ययन करते हैं, आपको बस थोड़ा सा गाइडेंस देना होता है, इन्हें गाइडेंस केवल देना होता है, सुपरविजन करना होता है, स्वास्थ्यगत कोई समस्याएं ना हो इनके साथ, बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक सुविधाएं जो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर रही है वो इन्हें मिलता रहे। इसके लिए आपके पास एक 10 श्रेणी हॉस्टल के सेटअप के अनुसार आपके पास 3 चतुर्श्रेणी कर्मचारी होते हैं, और इन 3 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की सहायता से आपको अपने हॉस्टल का पूरा मैनेजमेंट, हॉस्टल अधीक्षक करता है अपने हॉस्टल का मैनेजमेंट। तो ये हॉस्टल का आपको मैनेजमेंट पूर्ण रूप से करना होता है, बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो फील्ड में करनी होती हैं। तो हाँ, आप अधीक्षक हैं तो आपके लिए आपका जहाँ संस्था होता है, जो हॉस्टल होता है, वहाँ पे अधीक्षक निवास की व्यवस्था होती है। अधीक्षक निवास की व्यवस्था होती है और आप उस निवास में निवासरत रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो दूसरी बात हुई कि हॉस्टल में रहना पड़ता है। जी हाँ, दिन भर और महीनों तक। हॉस्टल आपका जेल नहीं है दोस्तों, ना बच्चों के लिए जेल है ना आपके लिए जेल है। बिल्कुल आपको उस समय जगह में रहना है, उस अधीक्षक निवास में रहना है। पर आप ऐसा नहीं कि उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते, या आपको घर में कोई काम आया है तो आपको अवकाश नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आपको छुट्टियां भी मिलती हैं, आप अपनी पारिवारिक और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी कर सकते हैं। आप उस जगह पे रहते हैं तो आप सभी सामाजिक चीज़ों की पूर्ति भी कर सकते हैं। ठीक ही ठीक ठीक साथ साथ तो हाँ, आपको ये जोर है कि आपको अधीक्षक निवास में रहना है। अगर किसी जगह पे अधीक्षक निवास नहीं है तो आपको कहाँ रहना है, उस जगह के हेडक्वार्टर पे रहना है। ये नियम है, वो तो किसी भी सभी शासकीय नौकरियों में है कि आपको अपने हेडक्वार्टर में निवास करना है, आप हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकते हैं। ये सभी शासकीय सेवाओं में नियम है। अधीक्षक में यह होता है कि आपके कैंपस में ही आपका एक निवास होता है। तो और रही बात कार्य की, तो कार्य आपको, तो आप ये देखिए कि दिन भर और महीनों तक रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ, आपको ड्यूटी में रहना है अपने, आप छुट्टियां लेके जा सकते हैं, ये अधीक्षक का कार्य है। सवाल पे आते हैं कि सर मुझे डाउट है कि आपका वर्क टाइम कितना रहता है। तो मैं वर्क टाइम में बताना चाहूँगा, अगर आप देखा जाए तो ये अधीक्षक का वर्क तो 24 घंटे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अधीक्षक की, ध्यान दीजिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली 24 आवर की है आपकी, क्योंकि एक बच्चे की जिम्मेदारी है आपके पास। एक बच्चे को तबीयत खराब हो गई तो आपको उपस्थित रहना है, बच्चे को कुछ दिक्कतें हो गई तो आपको उपस्थित रहना है, संस्था में मान लीजिए आपकी कुछ समस्या हो गई तो आप उपस्थित रहना है। और किसी कारणों से आप उपस्थित नहीं हैं, आप अवकाश में गए हैं या फिर आप किसी जगह गए, तो आपके प्रभार में कोई अन्य रहता है, तो एक अन्य अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आपके प्रभार में रहते हैं। तो इस प्रकार के हमारा वर्क कल्चर होता है। अगर आप देखा जाए
तो वर्क कल्चर आपका सुबह से लेकर रात तक है या रात के बाद भी है आपका टाइम, क्योंकि बच्चों को कब क्या हो जाए आप नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं, दिन भर आपके सामने रहते हैं, आप पेरेंट्स हैं उनके, तो उन पेरेंट्स के जैसा आपको इन बच्चों को दिखना है, कुछ तकलीफ ना हो, कुछ समस्या ना हो उनकी। क्योंकि बच्चे 6वीं से लेकर 10वीं तक के स्तर के होते हैं, इसलिए अधिकांशतः बच्चों में, जो बड़े बच्चे हैं उनमें आपसे ना समझ डेवलप हो जाती है समस्याओं के प्रति, और वो अपनी बातें आपसे करने लगते हैं। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मैं एकदम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये बहुत ना कठिन है ना सरल है। इतना कह सकता हूं कि ना ही एकदम कठिन है ना ही एकदम सरल है। सरल इसलिए नहीं बोलूंगा कि आपको स्वयं में जागरूकता रखनी पड़ेगी। आप अधीक्षक हैं और आपको दिख रहा है कि कोई तार झूल रहा है, तो आप उसे झूलने दें नहीं। आपका बेसिक इंस्टिंक्ट ये कहता है कि भाई कोई तार झूल रही है तो आप उसे बनवा दीजिए, अपना काम करवा दीजिए, ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। मान लीजिए कोई स्विच टूट गया है तो आप तुरंत मैकेनिक को बुलवा दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैनेजमेंट करना है। आपको क्या करना है, संस्था का मैनेजमेंट करना है। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं तो उन एग्जाम्स के टाइम में आपको बच्चों को क्या सुविधाएं उपलब्ध करानी वो करा दीजिए। बच्चों को कोई फीवर आ रहा है, ठंड आ रही है, तो बच्चों को गाइड कर दीजिए कि भी ठंड आ रही है, सभी बच्चे गर्म पानी पिए। तो एक बेसिक आपको अपनी संस्था का मैनेजमेंट करना है, ताकि उस संस्था में सभी चीजें सुचारू रूप से क्या रहें, चलती रहें। इसके पृथक एक वर्क और होता है कि चूंकि हम ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, तो ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो बीच बीच में जो भी वर्क्स, ऑफिशियल वर्क्स आते हैं, उन वर्क्स में भी छात्रों से शिक्षक की मदद ली जाती है। चूंकि आप अपने विभाग के फील्ड में आप हैं, अधीक्षक की फील्ड में होते हैं, तो विभाग क्या करता है, बीच बीच में आपकी मदद भी क्या करता है, लेता है। तो ये हुई वर्क टाइम की बात है, वर्क टाइम की बात है। और दूसरा बात है कि एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है ना, तो ये यहाँ डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई के लिए एग्जाम कैसे टाइम कैसे निकालते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अधीक्षक रहते हुए, छात्रावास अधीक्षक रहते हुए, जिन्होंने नायब तहसीलदार निकाला है, जिन्होंने रेंजर बने हैं, जो जो सीटीआई बने हैं, सीटीओ बने हैं। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अधीक्षक रहते हुए जिन्होंने पढ़ाई की है और एग्जाम निकाला है। शुरुआत में, प्रारंभ में आपको समस्या जरूर होगी, थोड़ा सा शुरू में आप जब ज्वाइन करेंगे तो प्रारंभ में समस्या होगी। वो समस्या इसलिए हुई कि जब हम लोग आए थे तो फर्स्ट टाइम ये अधीक्षक का पद आया था, लेकिन अब जब आप लोग आ रहे हैं तो विगत इतने वर्षों से नवीन अधीक्षक लोग क्या है कार्य कर रहे हैं, तो आपको उतनी ज़्यादा अधिक समस्या नहीं होगी पढ़ने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, आप मैनेज कर लेंगे। आपको आपके सीनियर से भी गाइडेंस मिल जाएगा कि क्या करना होता है। थोड़ी सी प्रारंभ में आपको दिक्कतें होंगी टाइम मैनेजमेंट करने में, लेकिन एक बार आप टाइम मैनेजमेंट कर लिए हैं तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और बिल्कुल आप पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। बाकी कार्यों में, जैसे बाकी शासकीय नौकरी में भी टाइम निकलता है, तो आप पढ़ने के लिए टाइम निकाल सकते हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपके हॉस्टल में 6वीं से 10वीं तक के बच्चे रहते हैं, निवास करते हैं। तो आप चाहें तो, जैसे आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है और आप पढ़े लिखे हैं, तो उन बच्चों को भी आप पढ़ा सकते हैं। 6वीं से 10वीं तक के बच्चे हैं, आप उनको गणित, विज्ञान ऐसे विषय भी पढ़ा के अपना विषय जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगले क्रम में चलते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ सर कि मैं अभी मेंस के लिए तैयारी करूं या हॉस्टल वार्डन के लिए, या दोनों एग्जाम को एक साथ कैसे लेके चला जा सकता है। कहते हैं कि एक टाइम में एक जगह ही हाथ पैर मारना चाहिए, लेकिन आप खुद आज की बेरोजगारी देख रहे हैं सर। तैयारी करते करते ऑलमोस्ट 5 ईयर हो गए हैं और सेकेंड मेंस है। दोस्तों, अगर बहुत सारे, ये तो मैंने भाई का सवाल लिया, बहुत सारे लोग मुझसे पूछा सर मेंस की तैयारी करें या अधीक्षक की तैयारी करें। तो दोस्तों, मैं आपको चाहूँगा ये आपका कॉल है। आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन जिसमें ज़्यादा है और आपकी जो नीड क्या है वो आपको तय करना है। आपकी परिस्थिति, आपकी तैयारी और आपकी चीज़ें आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, आपको आपकी 28-29 साल की उम्र हो रही है, 29-30 साल की उम्र हो रही है, आपको ये दबाव में है आपके, आपको अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी कोई पोस्ट चाहिए, और पोस्ट आप देख रहे हैं कि इतनी नियमित रूप से आ नहीं रही है, और आपको लगता है कि चांसेस ऑफ सिलेक्शन आपका सुपरिटेंडेंट में ज़्यादा है और इस जॉब की आपको नीड है, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई आपका जो एज है वो 24-25 की एज में है, और अभी आपको ऐसा कोई फैमिली से रिलेटेड दबाव नहीं है, फैमिली से कोई आपको कोई दिक्कतें नहीं है जॉब लेने के लिए, आपने नहीं, और आपकी मेंस की तैयारी ज़्यादा अच्छी है, आप मेंस की तैयारी अच्छी करें, तो डेफिनेटली मेंस की तैयारी को मत छोड़िए। आप मेंस की तैयारी कीजिए कि अल्टीमेटली छात्रावास अधीक्षक बनना आपका गोल नहीं है। आपका गोल क्या है? आपका गोल है क्लास 2 पोस्ट लेना।
और वो क्लास 2 की पोस्ट आपको अगर मेहनत करने से मिल रही है, आपकी तैयारी आप हो रही है उस स्तर की, तो आप डेफिनेटली आप मेंस में जाइए, आप एचएस की तैयारी मत कीजिए। और अगर आप दोनों तैयारी को साथ में करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है, दोनों ही तैयारी को साथ में करने के लिए। क्योंकि आप जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो आप जीएस की तैयारी तो कर ही रहे हैं, मैथ्स की तैयारी तो कर ही रहे हैं, आप लैंग्वेज की तैयारी तो कर ही रहे हैं, आप साइंस, जीएस, मैथ्स, लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ की तैयारी तो कर ही रहे हैं। मतलब ऐसी कोई तैयारी तो नहीं है, केवल और केवल एक विषय आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है और वो है कंप्यूटर। मैं ये कहता हूँ चलिए आप बाल विकास छोड़ दीजिए, अब बाल विकास छोड़ दीजिए, 10 नंबर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोड़ दीजिए, हाँ, आप छात्रावास प्रबंधन वाला टॉपिक छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपने बेसिक मेंस की तैयारी कीजिए और एक कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। अगर आप ये इजीली कर सकते हैं तो आप दोनों की तैयारी को क्लब कर सकते हैं। आप दोनों की तैयारी क्लब नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास एज है, आपके पास टाइम है, आपके घर में कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है, फाइनेंशियली कोई इश्यूज नहीं है, और आप मेंस की तैयारी अच्छी चल रही तो आप गो फॉर द मेंस, आप मेंस के लिए जाइए। लेकिन अगर आप ये सारे आप मेंस दे नहीं पा रहे हैं, ठीक से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है और आपको पता है कहीं ना कहीं मेंस में आपकी कमी हो रही है, तो फिर आप हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की तैयारी कीजिए। तो अल्टीमेटली आप अपनी परिस्थिति सबसे अच्छा जानते हैं और उस परिस्थिति के अनुरूप आप निर्णय लीजिए। अगर आपको इसके बाद भी मुझसे कुछ 1-to-1 चर्चा करनी है तो आप मुझसे मैसेज करिएगा टेलीग्राम पे, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। आप मुझसे फ़ोन में भी ये चर्चा कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्या को पूरे अच्छी तरीके से समझ सकूं और मैं आपको उसके आधार पर गाइड कर सकूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो मैंने बता दिया। सर अभी का एग्जाम ओवरऑल स्ट्रेटजी का वीडियो डाल दीजिए कि किस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। बिल्कुल, कल ये वीडियो मैं आप लोग के लिए डालूंगा कि ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अभी के आधार पे। ये कल जरूर होगा दोस्तों, कल ये आ जाएगा। इसके बाद जी सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, खेल, शिक्षा, योग, हॉस्टल मैनेजमेंट वाले टॉपिक कहाँ से कवर करें। मैम ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड हो रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी में, तो इनके अभी कंटेंट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये उपलब्ध करा दूंगा। हॉस्टल मैनेजमेंट के ऊपर छात्रावास प्रबंधन जो टॉपिक है इसके ऊपर हमारा एक ट्रेनिंग हुआ था, तो उस ट्रेनिंग मटेरियल के ऊपर मैं आपको ये यूट्यूब में अवेलेबल करा देता हूँ। और समय मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन पहले कंप्यूटर के पश्चात, कंप्यूटर करने के बाद छात्रावास प्रबंधन के टॉपिक पे मैं जो हमारे ट्रेनिंग मटेरियल था उसके आधार पर मैं चीज़ें क्या करा दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ तक क्वेश्चन थे, लेकिन चूंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाते हुए भी मेरे पास आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैं उन सवालों को भी ले लेता हूँ कि जो थोड़े से मैं कर सकता हूँ इस पे, जो अभी मैं कर सकता हूँ। जी सर, इन फ्यूचर भी सवाल आया है कि फ्यूचर में भी भर्ती आने के कितने % चांसेस हैं फ्यूचर में। मैम डेफिनेटली फ्यूचर में भी भर्ती आने के चांसेस है। छात्रावास अधीक्षक के क्यों चांसेस हैं? क्योंकि छात्रावास 10 श्रेणी में 1600 पद हैं, कुल 1600 पद हैं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द में। इसमें से 1600 में पदों में से 500 जो पद थे जिनका 10 से ऑलरेडी स श्रेणी में, लगभग बता रहा हूं मैं, स श्रेणी में प्रमोशन हो चुका है, और 500 लोग मित्र बचे हैं जिनका 10 से स श्रेणी में प्रमोशन होने वाला है। इसके बाद कब होगा ये मुझे नहीं जानकारी है, ऐसा होगा, होने वाला है। तो इसके बाद फिर से अभी 300 पदों के लिए आपके पद आ रहे हैं, तो इस 300 पदों के बाद भी अधीक्षक के करीब 500 से ज़्यादा 10 श्रेणी के पद आपके वैकेंट हैं। तो इन वैकेंट पोस्ट के लिए डेफिनेटली भर्ती आएगी। कब आएगी इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली भर्ती आएगी और ये श्योर है मैम, क्योंकि 500 लोगों का प्रमोशन हो चुका है, तो बचे 1100 पद रिक्त हो गए। अब 1100 रिक्त हो जाएंगे पद, 1100 में से 500 मित्र हैं, तो 300-400 पद डेफिनेटली और आने की संभावना है। कब आएगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, अगर मुझे जैसे ही जानकारी होती तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। इसके बाद क्वेश्चन है मेरे पास जो आया है, सर मनोविज्ञान और अदर टॉपिक, बाल मनोविज्ञान वाली टॉपिक, ये कल मैं आप लोगों से, बाल मनोविज्ञान वाला टॉपिक नया है दोस्तों जो अधीक्षक पद में अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले टॉपिक वाइज आप लेट्स लर्न करके यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है लेट्स लर्न का, हिमांशी सिंह जी का ये यूट्यूब चैनल है।
इस YouTube चैनल में आप अभी क्या कर सकते हैं कि अभी आप अपने टॉपिक, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, इसके टॉपिक के वीडियोस आप देख लीजिए अभी के लिए। और जैसे ही कुछ कंटेंट अवेलेबल होंगे, जैसे ही नियर फ्यूचर में कंटेंट डेफिनेटली अवेलेबल होंगे दोस्तों, तो पहला ये कहना है कि पहले जो कोर हैं आप उसमें फोकस कर लीजिए। कोर के बाद जो 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर वाले टॉपिक है, इनको फोकस करते हैं। और तब तक बहुत सारी चीज़ें मैं खुद समझ के इस चैनल में डाल दूंगा, और नहीं भी डाल पाया तो मैं उसके स्रोत आपको बता दूंगा कि सोर्स कहाँ पर से आपको मिल जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सैलरी कितनी मिलती है सर? इसमें एक मित्र पूछ रहे हैं कि सर सैलरी कितनी मिलती है आपको? तो सैलरी वाला वीडियो भी मैंने बताया था। सैलरी का वीडियो मैंने बताया था कि फर्स्ट वीडियो आप मेरा देखेंगे हॉस्टल छात्रावास प्रबंधन भाग 1 के ऊपर, भाग 1 का वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने लिया हुआ है। भाग 1 के वीडियो मैंने बताया सैलरी कितनी मिलेगी। तो जो फर्स्ट टाइम अभी ज्वाइनिंग है इनको 33 से 35 हज़ार की सैलरी मिलेगी। उसमें डिटेल मैंने बताया है, आप देखिएगा। एचआरए इसमें अगर आपके पास क्वार्टर है तो एचआरए नहीं मिलता है, क्वार्टर है तो एचआरए मिलता है, तो इसके कारण ये डिफरेंस आ रहा है, इसे आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपको ज्वाइनिंग 2015 से है तो सी ग्रेड में प्रमोशन हो गया क्या? डेफिनेटली मेरा सी ग्रेड में प्रमोशन हो चुका है। नॉर्मली कितने ईयर्स लगते हैं प्रमोशन में, और ग्रेड सी का पे लेवल क्या है? ग्रेड सी का पे लेवल 4200 ग्रेड पे है दोस्तों। और प्रमोशन के लिए जो न्यूनतम वर्ष हैं जो आपको छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रूप में कंप्लीट करनी है, वो 5 वर्ष हैं। आप 5 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, इसके लिए पात्र हो जाते हैं, प्रमोशन के लिए पात्र हो जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने आज के आप लोग के लिए सवाल ले लिए हैं, और इसके पास जो भी सवाल होंगे आप मुझे बाद में पोस्ट कीजिएगा। अगले सप्ताह मैं फिर से आप लोग के सवाल लूँगा नेक्स्ट वीक, और आप लोग को बताऊँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर, गुड।